अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वनडे इंटरनेशनल्स में अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम, T20 की नंबर 1 रैंक टीम इस वक्त श्रीलंका से अपने होम ग्राउंड में सीरीज हार गई है। पहला मैच हारा, दूसरा मैच भी हार गए हैं। हालांकि श्रीलंका अपने स्टार खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान नहीं आया है, उसके बावजूद दूसरे मैच में बुरी तरह पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ना पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर चला, ना मिडिल ऑर्डर चला। जब नंबर 1 टीम है, उसके बावजूद इस टीम में अहमद शहजाद और उमर अकमल को शामिल किया गया। ना ये वो वनडे में शामिल है, ना T20 में शामिल है। आइंदा T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारियां भी पाकिस्तान ने करनी है। दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए उमर अकमल, दोनों मैचेस में पहली बॉल पर आउट हुए और गोल्डन डक उन्होंने लिया। आज एक रिव्यू भी ज़ाया किया, उसके बावजूद नहीं सर्वाइव कर पाए। अहमद शहजाद की बुरी कारकर्दगी रही। दोनों मैचेस में उन्होंने बॉल ज़्यादा खेले, रन्स कम बनाए और ये आज डबल डिजिट में ज़रूर चले गए। कल ओपनर आए, आज वन डाउन खिलाया। ये क्या कॉम्बिनेशन का मसला है? क्या मिसबाउल हक जब से हेड कोच भी बने हैं और चीफ सिलेक्टर भी हैं, क्या उन्होंने ये दुरुस्त फैसले किए? हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, सिकू भाई मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, ये आपको क्या लगता है? वनडे में जीत गए, विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्या गलतियां की है कि T20 में श्रीलंका की उस टीम से जिसमें स्टार खिलाड़ी नहीं है हार गए आज? देखें, आपने जो बात की उसमें एक चीज़ को और ऐड करें कि हम नंबर 1 हैं, वो नंबर 8 हैं और नंबर 8 में भी वो नंबर 2 टीम है। उनकी सेकंड 11 है, उनकी फर्स्ट 11 नहीं है। और ये आप देखें कि उनकी बेंच इतनी स्ट्रांग है कि उनके वो लड़के जिनको उनकी अपनी टीम में चांस नहीं मिलता, उन्होंने आके हमें फेटी दे दी है और ठीक ठाक फेटी दे दी है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसके अंदर उनके मिडल ऑर्डर के अंदर 2 स्पिनर्स की बहुत शदीद ऐसी कमी है कि जो कि आकर आउट कर सकें। और माजरत के साथ हमारे पास 2 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि वो ऑलराउंडर हैं। मेरे नज़दीक वो किसी भी दुनिया की टीम में एज एन ऑलराउंडर नहीं खेल सकते, एक शादाब और एक इमाद। हम अभी तक उन लड़कों को खिलाए जा रहे हैं, रिपीटेडली खिलाए जा रहे हैं, जो कंप्लीट फेलियर्स हैं। और मिसबा की जो गलती है कि देखें, अगर उन्होंने खिला दिया था फ़कर को पहले मैच से उनको कंटिन्यू रखना चाहिए था, 250 करके आए। आज वो भी फेल हो गए और उन्होंने क्या शॉट खेला है, अमेजिंग। अगर ऑनेस्टली पूछे जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इतनी बड़ी खिचड़ी बन चुकी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा इन 2 लड़कों को कॉल बैक। मगर सिकू भाई, एक कॉम्बिनेशन टीम का बन रहा है, चल रहा है। वनडे में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, T20 की नंबर 1 टीम है। 10 साल का करियर हो गया है तकरीबन उमर अकमल का। इंटरनेशनली अगर किसी को फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से नेशनल टीम में जगह मिलती है, नहीं परफॉर्म करें, उसके बाद अगर नज़र आ जाए कि एक प्लेयर का इंटरनेशनल क्रिकेट का कैलिबर नहीं है, तो वो डोमेस्टिक में बेशक अच्छा परफॉर्म करता रहे। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे उन्हें नहीं नेशनल टीम में लेते। ये अहमद शहजाद का 8 साल का करियर हो गया, इनको लेना चाहिए था। इस वक्त में होम ग्राउंड पर सीरीज हो रही है और पाकिस्तान के इतने अरसे बाद क्रिकेट वापस आई है। देखिए, डे 1 से हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 10 साल पहले डेब्यू किया, 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, उनको दोबारा बुला के चांस देना। अब इससे अंदाज़ा लगाएं सीरियसनेस का उमर अकमल के कि पहला जो बॉल पे वो गोल्डन डक आउट हुए हैं, उन्होंने क्रॉस मार दिया। पहला बॉल आप सीधा खेल लेते हैं भाई, इतनी तो सीरियसनेस होनी चाहिए। दूसरे इनिंग में पहला बॉल गुगली कर रहा है, उसको आप कट मारने चले गए, लेग बिफोर हो गए। तो इससे अंदाज़ा आप जाके सामने रोक लें, पहला बॉल तो रोक लें। तो उनकी सीरियसनेस का ये अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि बस उनको एक मौका मिला और उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। कोई भी क्रिकेटर पहला बॉल आकर सीधे बल्ले से खेलता है और उनको पता था कि सेकंड इनिंग में वो फिर गोल्डन डक पे आउट हो सकते हैं और फिर उन्होंने वही हरकत कर दी। तो अब मेरे ख्याल से रज़ाक भाई, आपको क्या लगता है? एक कॉम्बिनेशन जो बनाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अचानक इन 2 नामों को वापस लेकर टीम का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर दिया मिसबाह-उल हक ने। कहाँ आपको लगती है गलती है? देखिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में रही है, उसके मुताबिक तो चेंजिंगें बनती थी। और अहमद शहजाद और उमर अकमल इतने बुरे प्लेयर नहीं है कि उनका कमबैक नहीं हो सकता। ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर सके, पर ये कि अगर वो पहले ड्रॉप हुए हैं परफॉर्मेंस ना देने की वजह से, तो कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने सामने रखा है कि उनका कमबैक हुआ है? टीम की बुरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देने के बाद उनको कमबैक करवाया गया है, या उनकी परफॉर्मेंस कोई हालिया डोमेस्टिक में या कोई भी ऐसे पाकिस्तान के कप में या PSL में व्हाटएवर जो भी हो, उसकी बेस पे उनको सिलेक्शन हुई है? तो मैं समझता हूँ कि जितने प्लेयर वापस आए हैं कि उनकी जो सिलेक्शन हुई है किसी परफॉर्मेंस की बेस पे हुई है।
मैं नहीं समझता इस तरह हुआ है। उनकी जो कमबैक उनको करवाया गया है, जो उनको दोबारा टीम में लेके आया गया है, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान टीम में नहीं किया, उस बेस पे लेके आए हैं। तो यहाँ आपकी जो सिलेक्शन है, जो क्राइटेरिया ऑफ आपने प्लेयर चूज करने हैं, वो गलत नजर आ रहा है यहाँ पे। रज़ाक भाई, वर्ल्ड कप में अगर किसी एक प्लेयर ने पाकिस्तान को कंपैरेटिव बनाया और कमबैक कराया, वो हारिस सुहेल था, जिसकी कमेंटेटर्स भी तारीफ कर रहे थे कि अच्छा सॉलिड नंबर 4 पाकिस्तान को खिलाड़ी मिल गया, उसको बेंच पर बिठा दिया और इनको खिला लिया। देखिए, बात यह है कि हर जो जितने भी हमारे मैनेजमेंट में हैं या हमारे जितने भी कमेंटेटर्स हैं, उनकी अपनी सोच है। मैंने 10 साल हारिस सुहेल को अपने अंडर खिलाया है ZTBL की तरफ से। वो एक अच्छा टेस्ट प्लेयर है। वो आप उसको वनडे में जब कोई जरूरत पड़ती है, कोई अनफिट हो जाता है जो आपका मेन प्लेयर, तब उसको आप एज ए बैकअप खिला सकते हैं, एज ए मेन प्लेयर नहीं खिला सकते। एक मैच में अगर आपको पिच अच्छा मिल जाता है, बॉलिंग आपके सामने वीक है, आप शॉटें खेलते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपने वो अचीव कर लिया जो एक लाइफ में करना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। प्लेयर की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। एक मैच की परफॉर्मेंस पे या 1.5 मैच की परफॉर्मेंस पे आप उसको अच्छा प्लेयर कंसीडर नहीं कर सकते। वो एक अच्छा टेस्ट प्लेयर है। वो जितने मैचेस उसको खिलाने हैं, उसको टेस्ट मैच खिलाएं उसको। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, शुरू से हम ये कहते आ रहे हैं, जो वनडे का प्लेयर है वो T20 खेल रहा होता है, जो T20 का प्लेयर है वो टेस्ट खेल रहा होता है, जो टेस्ट का प्लेयर है वो T20 खेल रहा होता है। तो ये क्राइटेरिया को मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना प्लेयर कभी भी नहीं बनेंगे, ना टीम बनेगी ना प्लेयर बनेंगे, रीशफलिंग होगी, वहीं के वहीं वो पाकिस्तान की टीम रहेगी। जब ICC का वर्ल्ड कप आएगा, सारी तैयारी ICC के वर्ल्ड कप के लिए आप करते हैं या के UAE की सीरीज के लिए करते हैं या आपको होम सीरीज के लिए करते हैं। हमारा क्राइटेरिया पहले ये एक हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जो ये 3 साल हैं, इसमें हमने करना क्या है। हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है कि हम अपने जो होम सीरीज है उसके लिए तैयारी करनी है। तो प्लेयर कभी भी नहीं आपको प्रोड्यूस मिलेंगे। आपको आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करना चाहूंगा। एक तो रज़ाक कह रहे हैं कि भाई क्राइटेरिया तो बताएं कि पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म कर लिया तो उसकी वजह से अहमद शहजाद और उमर अकमल को आपने जगह दी है या उनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से जगह दी है? देखें, इंटरनेशनल अगर देखें, 121 वनडे इंटरनेशनल खेल लिए हैं उमर अकमल ने, T20 उसने 83 खेल लिए हैं। इसके अलावा अहमद शहजाद ने अगर हम देखें तो 81 वनडे इंटरनेशनल खेल लिए, 58 T20 खेल लिए। अगर ये उसके बावजूद अपने आप को नहीं स्टैब्लिश कर सकें 8 और 10 साल में, फिर बगैर परफॉर्मेंस के ले लेना, हारिस सुहेल को बिठा देना दुरुस्त फैसला आपके ख्याल में? नहीं, हारिस सुहेल को तो उनको खिलाना चाहिए था, मैं आपके से टोटली एग्री करता हूँ। मगर आप ये देखिए कि ये दोनों प्लेयर, जैसे अभी रज़ाक ने बोला कि वो बुरे प्लेयर नहीं हैं, मगर उनकी सीरियसनेस इस मैच में नज़र आ गई। उनका कैरियर यहाँ पे आकर लगता है कि अब ख़त्म हो गया है, कि उन्होंने जो कोशिश की। देखें, हमारे पास जो है वो वर्ल्ड कप के आने के बाद 2 लड़कों को अब हमने फारिग कर दिया जिनकी उम्रें 40 साल की हो गई हैं। वो बिल्कुल सही किया है। वो हैं शोएब मलिक और हफीज़। उनके 40 साल तकरीबन उम्रें हो गई हैं, तो उनको हमें खिलाना नहीं चाहिए। हमें अब अपने डोमेस्टिक सीज़न की तरफ, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त बकौल क्रिकेट बोर्ड के दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट सिस्टम लेकर आ गए हैं, और उस क्रिकेट सिस्टम में जो लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया, आप अब उनको बुलाएं। अब ये ना करें कि पीछे चले जाएं, 40 साल वालों को दोबारा बुला लें और इस तरह कर रहे हैं ना। अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, जो सबसे अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट है बकौल आपके, आप उसमें से लड़कों को चुनें और एक नई टीम बनाएं। इसके अलावा आपके पास अब कोई चारा नहीं है। मगर रज़ाक भाई, जब आप कहते हैं बुरे प्लेयर्स नहीं हैं, ज़ाहिर है प्लेयर अच्छे हैं तो नेशनल टीम में जगह बनी, मगर कंसिस्टेंट हो और नेशनल लेवल पर परफॉर्म करें। आप टीम में इसलिए थे कि आप परफॉर्म करते थे, प्लेयर अच्छे थे मगर साथ परफॉर्म भी करते थे। इसी तरीके से आपके ज़माने के दूसरे प्लेयर्स थे। आप अच्छे प्लेयर हो मगर कंसिस्टेंट ना हो, परफॉर्म ना करें, इतना आपको चांस मिले, 32 से ऊपर का आपका वनडे का इस वक्त एवरेज ना हो, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट बदल गई है, स्ट्राइक रेट्स बदल गए हैं, आपके स्ट्राइक रेट भी कंपेटेबल ना हो, उस तो फिर कैसे कहा जाए कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो? देखिए, बात यह है कि आपने अभी बात कही कि सिस्टम चेंज हुआ है। हमें सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, पहले तो ये बताया जाए। जो एक सिस्टम 1985 से चलता आ रहा था, बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने, और 2007 तक आपने देखा पाकिस्तान की रैंकिंग बड़ी अच्छी थी, प्लेयर बड़े अच्छे थे। उस सिस्टम में क्या फेलियर था, पहले तो ये बताया जाए कि किस बेस पे आप कहते हैं कि हमने चेंज करना है। 2007 के बाद उन्होंने कहा जी प्लेयर पावर खत्म कर दी जाएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्लेयर पावर थी कहाँ पे?
बड़े बड़े प्लेयर थे वो परफॉर्म करते थे, ठीक है, वो परफॉर्मेंस के बाद उनको वो जो इज्जत मिलती है वो पावर के तौर पे तो नहीं है उनको मिलती, उनकी परफॉर्मेंस पे मिल रही है। तो आपने जो अभी चेंजिंग की है, पूरा सिस्टम आपने चेंज किया है, सिस्टम चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप पहले फेल हो चुके होते हैं। जब पहला सिस्टम कामयाब हो रहा है, कामयाब चल रहा है, आप उसको चेंज करके आप नया सिस्टम लेके आ रहे हो अपनी सोच के मुताबिक, तो इस तरह के फेलियर तो होंगे फिर। मैं और सिकू भाई आप ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है हेड कोच भी हैं इस वक्त मिसबाहुल हक, और साथ में चीफ सिलेक्टर भी हैं। अब सिलेक्टर तो प्लेयर्स को नाराज़ भी करता है जब उनको टीम से निकाल देता है, कुछ प्लेयर्स को खुश करता है, प्लेयर्स उसकी खुशनुदी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, और कोच का काम है कि वो सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करता है ताकि उनको कॉन्फिडेंस दे सके। ये 2 ओहदे मिसबाहुल हक को दे दिए हैं। आपको लग रहा है सरफराज एज ए कैप्टन भी उससे प्रेशर में आ रहे हैं? ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी है इस वक्त जो हो रही है? आप एक ओहदा और भूल गए, उनके वो 3 in 1 हैं। वो हेड कोच हैं, वो चीफ सेलेक्टर हैं, और वो बैटिंग कोच भी हैं। ये 3 ओहदे उनके पास हैं, और ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि वो वाहिद सेलेक्टर होंगे दुनिया के जो बग़ैर देखे लड़कों को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं होगा। वो चीफ कोच की तरह एक पाकिस्तान टीम में होंगे, वो लोगों से राय लेंगे, जो लोग सही राय दें, गलत राय दें, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मिसबाह की खुद अपनी गलती है कि उसने ये सारे ओहदे अपने साथ रख लिए। मगर सिकू भाई एक और बात भी बता दें, अब पाकिस्तान में होता है ये, आखिरी मैच में सीरीज आप हार गए होते हैं, वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर देता है और वो अगली सीरीज में जगह बना लेता है। तो अब अगले मैच में अहमद शहजाद और उमर अकमल परफॉर्म कर जाएं तो फिर उन्हें अगले ट्रिप के लिए, अगले टूर्स के लिए कंसीडर करना चाहिए, अगले मैचेस के लिए। देखें, आपके पास आबिद अली लड़का था जिसने अभी वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आप अभी भी उसको बुला सकते हैं, वो लाहौर में ही रहता है, कहीं दूर नहीं रहता। आप उसको बुलाकर खिलाकर देख लेना कि कहीं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आप उन्हीं लड़कों को खिलाएंगे कि जो कि आपके। ये एक होम सीरीज़ है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप का नहीं है जिसमें नाम दे दिए गए हों। आप बुला सकते हैं, वो उसने अभी इतने ज़बरदस्त किस्म के 70 रन किए हैं, आप उसको बुलाएं, उसको खिलाकर देख लें कि वो T20 कैसे खेलता है। मैं ज़ाहिर है सेकंड वनडे इंटरनेशनल में फ़खर जमान ने 76 बनाए, ओपनिंग पार्टनरशिप में आबिद अली ने 74 बनाए, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। रज़ाक भाई, आप समझते हैं कि अब आखिरी मैच में सीरीज़ गंवा बैठे हैं हम, अगर इन दोनों में से कोई अच्छा परफॉर्म कर दे तो उन्हें फिर फ्यूचर सीरीज़ में भी टाइम मिलना चाहिए, या ICC T20 की तरफ अब हम जा रहे हैं, कुछ नए टैलेंट को ही ट्राई करें? शाहज़ेब भाई, पहले तो ये इनकी सोच देखनी पड़ेगी कि आया कि ये रिजल्ट चाहते हैं या क्रिकेट चाहते हैं। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा इनके माइंड में क्या है कि इन्होंने सिर्फ मैचेस खेलने हैं और मैच में कोई भी रिजल्ट आप जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दौर में जब मैच हारते तो हमें रात को नींद नहीं आती थी, मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती थी, बोर्ड में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी कि मैच क्यों हारे। तो अब वो क्राइटेरिया वो नहीं रहा। अब ये ना हम दूसरी तरफ चल रहे हैं कि हमने एक सिस्टम को चलाना है, हमने ये टीम है इसको लेके रन करना है। तो ये क्राइटेरिया जब सोच होगी तो मैं नहीं समझता कि अब सीरीज हारे या जीते उससे कोई फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद थे। मायूस कुन कारकर्दगी, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ में विनिंग कॉम्बिनेशन बदला, नंबर 1 टीम हार गई है श्रीलंका की एक ऐसी टीम से जो अपने स्टार प्लेयर से भी महरूम है, रैंकिंग में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नीचे है। सवाल उठ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को खिलाने की वजह क्या थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ठीक 20 दिनों के बाद मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और अब JUIF ने वाजे कर दिया है कि इस्लामाबाद में धरना और लॉकडाउन होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए JUIF के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में धरना होगा। लॉकडाउन और धरना होगा कि नहीं होगा? होगा। लॉकडाउन होगा, होगा। धरना होगा, होगा। तो अकरम दुरानी साहब ने कुछ और कहा है। मैं अर्ज करूं, हमने अपने उसको नाम दिया है आज़ादी मार्च। अच्छा, लॉकडाउन और धरने को आज़ादी मार्च दिया। आज़ादी मार्च के नाम से हम आ रहे हैं। होगा, लॉकडाउन होगा। पहले हुकूमत भी मुतमईन थी, एहतजाज करने वालों को सहूलत देने की पेशकश कर रही थी, मगर अब हुकूमत ने रद्द अमल फाइनली देना शुरू कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान को खबरदार किया जा रहा है कि वो मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल ना करें। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं जो अवाम के सामने लाए जाएंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो मौलाना फजलुर रहमान को सजा दिलवाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, उन सब के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और मौलाना साहब, बल्कि मैं कहूँगा कि मौलवी फजलुर रहमान साहब जो बच्चों को इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी सियासी जो एक उनकी सियासत दफन हो चुकी है उसको बचाने के लिए हरकत कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी कौम को
कि इंशाल्लाह हमारे पास सबूत मौजूद हैं जो हम पेश करेंगे, और उन सबूतों की बिना पर इंशाल्लाह मौलाना मौलवी फजल रहमान को एक सज़ा होगी और पूरी कौम के सामने का चेहरा बेनकाब होगा। हुकूमत अचानक रिएक्ट करना शुरू हो गई है। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी सख्त बयान सामने आया था। अब हुकूमत की तरफ से सख्त बयान सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया था कि वो किसी भी मार्च को खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकलने देंगे, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। इमरान खान ने हालांकि मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में जो पहला खिताब किया था उसमें उन्होंने खुद एहतजाज करने वालों को कंटेनर देने की पेशकश की। किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका, ना करेगा। जितना मर्जी आप शोर मचा लें, जो मर्जी करें, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने के लिए। शर्त ये होगी, कंटेनर हम देंगे। हमने 4 महीने मैंने गुजारे, 4 महीने। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि आप और मौलाना फजल रहमान 1 महीना गुजार के हम मान जाएंगे आपकी बात, हम आपकी बात मान जाएंगे। बहुत एतमाद था वज़ीर आज़म इमरान खान को मुंतखब होने के बाद, मुतमईन थे, कहा कि आना कंटेनर दूंगा। मैंने 4 महीने गुजारे, आप 1 महीने गुजारना। एहतजाज करने की खुद दावत दे रहे थे, कंटेनर फराहम करने का कह रहे थे, मगर अब हुकूमत रिएक्ट कर रही है। साथ ही पीपल्स पार्टी ने अब तक मौलाना के धरने में शिरकत का फैसला तो नहीं किया, मगर एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि साल के आखिर से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं, हमें भी मौलाना फजल रहमान के जैसे इक़दामात पर मजबूर किया जा रहा है। अब मौलाना साहब ने अपना आज़ादी मार्च का तो ऐलान किया है। हम भी अपना पॉलिटिकल, मॉरल और हर किस्म का सपोर्ट मौलाना साहब को भी देते हैं। अपनी जदोजहद भी जारी है और हम अपनी बात पे कायम हैं कि इस साल ख़त्म होने तक इमरान को घर जाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हम भी मजबूर होंगे कि हम मौलाना फजल रहमान साहब की तरह एक्सट्रीम पोजीशंस लें। हुकूमत का लहजा अब बदला हुआ दिखाई दे रहा है। धरना कोई भी दे ठीक नहीं है, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिराना भी दुरुस्त नहीं है। एहतजाज के हक की आड़ में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करना किसी के मुफाद में नहीं है। मौलाना क्या सोचकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। 4 दिन पहले सीनियर साफिर तज़ियाकार सलीम साफ़ी ने मौलाना फजल रहमान से तवील मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मौलाना के इस वक्त इरादे बड़े पुख्ता नज़र आ रहे हैं, मौलाना बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। ये ट्वीट में जिक्र किया सलीम साफ़ी साहब ने। साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, मौलाना क्यों इतने पुरएतमाद हैं इस वक्त? जो मौलाना के अपने इत्तेहादी हैं अपोजिशन में, वो मौलाना के साथ नहीं हैं और हुकूमत के साथ इदारे खड़े हैं, इदारों की तरफ से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मौलाना को क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एतमाद दे रही? जो मौलाना साहब के एतमाद की वजह है, एक तो उनकी ये वजह है कि उनको भी ये यकीन है कि इनको वोट देने वाले भी पछता रहे हैं और इनको लाने वाले भी पछता रहे हैं। दूसरा, मौलाना को ये था कि मौलाना कहते कि हम जैसे लोगों का जो तज्ज़िया था कि वो मईशत का, ख़ारजा पॉलिसी का, बाकी सोशल स्ट्रक्चर का कबाड़ा करेंगे, तो मौलाना कह रहे कि वो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा हो गया है। तो एक तो उनका अपना ये ख्याल है कि ये हुकूमत अपने मलबे तले आ चुकी है। दूसरा, मौलाना के इत्मीनान की वजह ये है कि इस दौरान जो मौलाना के साथ राब्ते होते रहे और मुलाकातें होती रही, तो मौलाना को ये बताया जाता रहा, बाकी हलके तो छोड़ें, ख़ुद मुस्लिम लीग नून के जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो भी और पीपल्स पार्टी के लोग भी उनको ये कहते रहे कि जी आप दिसंबर तक सब्र करें, तो वैसे भी जो कुछ आप चाहते हैं वो हो रहा है। तो वो मौलाना साहब के मेरे ख़्याल में इत्मीनान की दूसरी वजह यही है कि उनको मार्च से रोकने के लिए जब उनको बताया जा रहा था कि जी दिसंबर तक तब्दीली में तब्दीली आ रही है, तो मौलाना इसलिए भी मुझे मुतमईन लगते कि वो कहते हैं कि अगर मेरे मार्च के बग़ैर वो तब्दीली आनी थी तो मेरे मार्च के साथ तो ज़रूर ही आ जाएगी। और तीसरा कि मौलाना ने इसके लिए जितना होमवर्क किया हुआ है, और दूसरा मौलाना का ये तज्ज़िया भी बिल्कुल ठीक है कि ये हुकूमत जो कुछ करेगी उसके जवाब में वो मेरा काम मुश्किल बनाने की बजाय आसान करेगी। मसलन इस वक्त आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में आज 10वां 12वां रोज़ हैं कि डॉक्टर हड़ताल पे है, नर्सेज़ हड़ताल पे हैं, उनको मारा पीटा गया, और परसों उन्होंने कर दिया कि ज़ाहिरी बात है वो मौलाना से पहले आएंगे इस्लामाबाद की तरफ।
फिर मौलाना को हम भी नसीहत करते रहे, बाकी लोग भी, कि भाई आप मज़हब का कार्ड इस्तेमाल ना करें। और मौलाना के जो मुतालबात थे उसमें मज़हब का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप देखें कि ख़ुद हुकूमती वज़रा कहने लगे कि जी हम मदारिस के साथ जो कुछ कर रहे हैं तो उसकी वजह से मौलाना भी है, तो वो ख़ुद मौलाना को वो कार्ड्स भी इस्तेमाल करने का मौका दे रहे हैं। या फिर आज जिस तरह के बयानात उनके बारे में आए, तो एक मसलन कौन से इस्लाम में, कौन से शरीयत में ये हक़ है किसी बंदे को कि वो दूसरे को मुनाफिक कहे। आज एक वज़ीर ने मुनाफिक कह दिया, वो दूसरा कुछ और कहता है। या कल से सोशल मीडिया पे मौलाना को बदनाम करने के लिए जिस तरह एक जाली हिदायतनामा, और फिर उस जाली हिदायतनामा पे जो PTI के लोगों ने जो कुछ किया, तो वो तो मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदे को उनके साथ खड़ा करना चाहते हैं। तो मौलाना का ये तज्जिया भी है कि ये हुकूमत ख़ुद जिस तरह हवास बाख्तगी में इक़दामात करेगी तो उससे मेरा काम मुश्किल होने की बजाय आसान होता जाएगा। सर, मगर मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है कि 13 महीने बाद ही या तो हुकूमत चली जाए या फिर हुकूमत कमज़ोर भी पड़ जाए मौलाना के या किसी के भी धरने के नतीजे में। इंतखाबात के 13 महीने बाद ही हुकूमत पहले नॉर्मल एक्ट कर रही थी, मगर अब रिएक्ट करने लगी है। आपको, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी आप करीब से समझते हैं, जानते हैं, इस्लामाबाद में आप खुद हैं, तो जो सरगर्मियाँ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त परेशान हो रही है? कतई तौर पर परेशान नहीं। देखिए, हुकूमत की एक तो जो समझदार लोग हैं उनकी परेशानी की एक वजह ख़ुद तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है, लेकिन एक चीज़ जो इस हुकूमत ने मिसकैलकुलेट की है, और शायद तज्ज़िया नगारों ने भी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान यकीनन इंतहाई लचकदार सियासतदान हैं। इसी तरह मौलाना ने हमेशा रास्ता दिया है और लचक वाला रवैया अपनाया है, और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी बैठे हैं, मुक़्तदिर हलकों के साथ भी बैठे हैं। तो उनके बारे में ये था कि मौलाना मैनेज हो जाएंगे, और शायद वो किसी ख़ास डिमांड के लिए या कोई मकसद पूरा होने के लिए ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन वो लोग, ये गलतफ़हमी थी उनको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इमरान ख़ान साहब के बारे में, यानी एक इंसान होते हैं, उनकी बाकी ज़िंदगी काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो बरी होती है, उसमें तज़ादात भी होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे उनकी फिक्सेशन हुई होती है। तो एक तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का और इमरान ख़ान साहब का दोनों के बारे में शुरू दिन से फिक्सेशन हुई है। 2012 में मुझे पता है कि बहुत ताकतवर हलकों की तरफ से मौलाना के साथ बात की गई कि अगर वो इमरान ख़ान साहब के साथ ताउन करे तो जवाब में उनको ये मिलेगा। तो मौलाना साहब ने उस वक्त भी उनसे कहा था कि नहीं, आप मुझे किसी के साथ भी बैठा दें, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ नहीं बैठ सकता। फिर जो पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हुआ है, तो PTI की क़यादत की तरफ से मौलाना की जिस तरह तौहीन की गई है, मौलाना को जिस तरह बार बार ललकारा गया है, तो मौलाना उस मामले में बिल्कुल बेलचक है। और अभी भी उनके साथ जितने भी राब्ते हुए हैं, जितने भी हलकों की तरफ से हुए हैं, तो मौलाना ने उनको यही कहा है कि -1 जो कुछ भी कहें उस पर बात हो सकती है, लेकिन इस मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। और दूसरा, जो PTI के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है, बदकिस्मती से मौलाना फजलुर रहमान साहब उन पे उस वक़्त से यकीन कर रहे हैं जब पहली मरतबा हकीम सईद और इस तरह के कुछ लोगों ने, तो मौलाना साहब उन कंस्पिरेसी थ्योरीज़ पे यकीन करने लगे हैं। इसलिए ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनका ख़याल था कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत मैनेज हो जाती है, पीपल्स पार्टी की मैनेज हो जाती है, तो मौलाना पे वो हरबे या वो जो उन पे दबाव डालने की कोशिश की गई, वो भी उन्होंने उलट रिएक्ट किया। और दूसरा, जो उनको ऑफ़र्स की गई तो उनको भी मौलाना ने खिलाफ तवक्को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है मौलाना आ रहे हैं, उनके भाई ने कह दिया है कि लॉकडाउन होगा, धरना होगा, हुकूमत गिराने की स्ट्रेटजी है, और ये कतई तौर पर मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा कि 13 महीने के इंतखाबात के बाद हुकूमत कमज़ोर हो जाए या हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान दावा कर रहे हैं। हालांकि उसके इशारे कम ही नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी मौलाना फजलुर रहमान के धरने के नतीजे में। साथ ही मज़हब कार्ड का इस्तेमाल अपनी सियासत बचाने या चमकाने के लिए या फिर किसी दूसरे की सियासत को नुकसान पहुँचाने के लिए, इसका भी नुकसान मुल्क को ही होगा। मौलाना ये करेंगे तो मुल्क का नुकसान करेंगे, अपने मुखालिफ के नुकसान के साथ साथ माजी में भी जिसने भी किया है मुल्क का नुकसान किया है और बाद में ख़ुद भी उसको भुगता है।
साथ ही नून लीग का अचानक आज एक स्ट्रेटजी में तब्दीली आई है। अब तक वो अदालत से रुजू नहीं कर रहे थे जब से जज वीडियो स्कैंडल आया, मगर अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए रिव्यू के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हिस्सा बन रहे हैं कि इसको हमें मरकज़ी अपील में क्या वजह हुई है कि अचानक स्ट्रेटजी बदली है, या फिर ये बात का एतराफ़ है कि माजी की स्ट्रेटजी गलत थी। बात करेंगे इसके बाद।